टारगेट 1000 लाइक फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टोरी से रिलेटेड तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन भी है, वह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कैप्शन बाय ऑफ पॉकेट नॉवल रीडर। जब 166 आई वॉन्ट राइट नाउ। वश को आवाज को सुनकर राहत अपनी जगह पर खड़ी होकर उसकी तरफ देखते हुए बैठी क्यों, मतलब क्या है तुम्हारा? समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ तुम्हें। एक तो तुमने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया और ऊपर से तुम्हारी बातें, पता है मुझे सानू और नीतू दोनों ही कैंडी करके चिढ़ा रहे थे और तुम्हें मैं कुछ कह सकती हूँ? और क्या जरूरत थी उनके सामने ऐसी बात करने की? क्या मैं सच में मीठी लगती हूँ? तुम्हें कब खाया है मुझे? तुमने जैसी बेहुदा बातें कर रहे हो, मुझे तो रोना आ रहा है। कल को मैं अगर उनके सामने जब मिलेगी तो वह लोग क्या कहेंगे? कहते कहते वह मुंह बनाने लगते हैं। परेशान होकर सोफे पर फिर से बैठ जाती है और अपने दोनों हाथ सोफे पर मार देती हैं। फिर अपनी आंखें छोटी छोटी करके वश को किसी जंगली बिल्ली की तरह घूरने लगते हैं। वही उसके परेशान चेहरे को देखकर वश अपना सर हिला देता है और फिर उसकी तरफ बढ़ते हुए उसकी आंखों में देखकर, कैंडी इतना भी परेशान होना अच्छा नहीं बात है। और वैसे भी तुम्हारे दोस्त को तो तुमसे जलन होने लगी है कि आखिर तुम्हें इतना प्यार हस्बैंड कैसे मिला। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं इतना ज्यादा प्यार हूँ, नहीं तो आजकल की दुनिया कितनी बदल चुके हैं। अपने प्यार को पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, और मैं हूँ जो तुमसे सीधा शादी करी। कहते हुए वह बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगता है। तो राहत भी उसे देखकर मुस्कुराते हुए, हाँ ये तो तुमने सही कहा, शादी तो तुमने कर ली, वह भी जबरदस्ती। मुझे सब कुछ याद है, कैसे उन पेपर्स पर मेरे सिग्नेचर ले रहे थे और धमकी क्या दे दी थी तुमने, और उसे रात प्रेशर पार्टी। मुझे आज भी वह याद है, मैं कभी भूल ही नहीं सकती। तुमने मुझे 10 सेकंड भी वहां पर अच्छे से बैठने तक नहीं दिया था, पता है कितना गुस्सा आया था उसे वक्त पर। करती तो करती क्या, तुमसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं था। कैप्शन बाय ऑफ पॉकेट नॉवल रीडर। कहते हुए वह अपनी जगह से खड़ी होकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथ कमर पर आकर उसे टुकुर टुकुर देखते लगती है। वही उसकी ऐसी बातों को सुनकर वश बिना देर किए उसके कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे अपने नजदीक कर लेता है, जिससे राहत के हाथ उसके कंधे पर चले जाते हैं। वह अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगते हैं। वही वश उसकी कमर को सहलाते हुए उसके बालों को उसके कान के पीछे करके उसकी आंखों में देखकर अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट लिए, कैंडी मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ पर तुम्हारे रिलेटेड कोई भी चीज़ों में उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे लड़के ने गलती कर दी थी तुम्हें हाथ लगाने की, और यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी हो और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी चीज़ों को कोई हाथ लगे, और तुम तो मेरी कैंडी हो, तुम्हें मैं कैसे किसी को हाथ लगाने दे सकता हूँ? ये सुनकर राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, अच्छा तो तुमने उसे नकुल को भी मारा था क्या? वश राहत के सवाल को सुनकर अपने चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट लिए उसे एक आंख मारकर, तुम्हें क्या लगता है कैंडी मैंने क्या सच में उसे मारा है? कहते हुए वह बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगता है। कैप्शन बाय ऑफ पॉकेट नॉवल रीडर। वही उसकी इस सवाल को सुनकर राहत मुंह बनाते हुए, ये तो मैं कह नहीं सकती, पर मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें पता है मैंने जब उसकी न्यूज़ देखी थी ना तो कितना ज़्यादा डर लगा था। अच्छा था वह, और देखो क्या हो गया। और ऊपर से कॉलेज का वो पहला दिन उसे लड़के के साथ जो हुआ था, उसे याद करके तो मुझे और भी ज़्यादा डर लगता है। समझ नहीं आ रहा है कि लोगों को दूसरों को करने में क्या खुशी मिलती है। कहते हुए उसके चेहरे पर नाराजगी साफ साफ देखे जा सकती थी। और वही उसके ऐसी बात को सुनकर वश उसके बालों को उसके कान के पीछे करके अपने दोनों हाथ उसके गालों पर रखकर उसकी नीली आंखों में देखकर, कैंडी ये दुनिया ही ऐसी है, यहाँ पर अगर तुम कमजोर रहोगे तो हर कोई तुम्हारा फायदा उठाएगी, और रही बात मरने की तो यहाँ पर हर कोई अपनी ताकत दिखता है। अगर तुम खुद के लिए हाथ नहीं उठा सकती तो समझ जाना कि तुम खुद को बर्बाद कर रही हो, एक्सपीरियंस है। कहते होंगे वह सिर्फ आंख मारकर नीचे झुक जाता है और उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है। राहत भी अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है। वही वश राहत के होठों को सक करके उससे दूर हो जाता है, जिसे राहत अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगती है तो वश बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। वही ऐसे उसे बिना कुछ बोलते हुए जाते हुए देखकर एक गहरी सांस लेते हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, वह खुद से ही, आखिर ये शख्स क्या क्या कहा है क्या पता। हर चीज़ का इसके पास एक्सपीरियंस होता है, पहले डर का और आप ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसे पति मुझे ही कैसे मिला, जिससे मुझे समझने में ही इतनी मुश्किल आ रहे हैं। काश ऐसा कुछ हो जाता है जिससे मैं इसे समझ पाते हैं। ऊपर से उसके भाइयों को ही नहीं पता इसके साथ क्या क्या हुआ है। कैप्शन बाय ऑफ पॉकेट नॉवल रीडर। कहते हुए अपना सर निराशा से हिलाकर वहां से प्रगति की मदद करने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ संयम अपने कमरे में ही बैठा हुआ था।
इस समय उसके सामने कुछ फाइल्स रखी हुई थी जिन्हें वह देख रहा था। तभी वहां पर हैप्पी आ जाते हैं। हैप्पी संयम को इतना सीरियस देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, क्या हुआ है, तुसी ठीक तो हूँ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कोई प्रॉब्लम आ गई है क्या? सया उसके आवाज सुनकर उसकी तरफ देखते हुए गहरी सांस लेकर, कुछ नहीं हैप्पी, बस पेपर्स को देख रहा हूँ। इसमें छोटे को जेल में डालने की इन्फॉर्मेशन है, जिसमें सिर्फ यही लिखा है कि उसे में जेल में डाला गया था, पर अभी तक उसमें यह नहीं बताया गया है कि उसे क्यों जेल में डाला गया था। और सबसे हैरानी करने वाली बात यह है कि कैसे करने वाला और कोई नहीं, मेरा ही बाप तेजपाल माहेश्वरी है। कहते हुए उसके चेहरे पर एक मजाकिया भरी मुस्कुराहट आ जाती है। वही उसकी ऐसी बातों को सुनकर हैप्पी संयम साइड में जाकर बैठ जाती है। तो संयम उसके कंधे पर अपना सर रखकर गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर देता है। वह पूरी तरह से शांत हो जाता है। कैप्शन बा ऑफ पॉकेट नॉवल रीडर। और वही उसके ऐसी शांति को देखकर हैप्पी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वह कुछ सोचते हुए संयम की तरफ देखा, तो फिर आप अपने पापा से पूछ लो ना कि आखिर उन्होंने ये सब क्यों किया है। ये सुनकर संयम बिना अपनी आंखें खोल अपने चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कुराहट लाकर, तुम्हें क्या लगता है कि मेरा बाप सब कुछ बताया मुझे? इतना ज्यादा लालची और का इंसान है कि तुम सोच भी नहीं सकती। उसने मेरे सपनों पर पानी डाल दिया था। तुम्हें पता है मैं एक बड़ा सा लॉयर बनना चाहता था, पर बदकिस्मती से मुझे पॉलिटिक्स में आना पड़ा। जो चीज़ नहीं चाहिए थी वह हर एक चीज़ करनी पड़ी थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। कहते कहते अपनी आंखें खोल देता है। और वही हैप्पी जब उसकी आंखों को देखते हैं तो गहरी सांस लेते हैं, क्योंकि उसकी आंखों में उसे दर्द दिख रहा था, जिसे देखकर वह उसकी दोनों गालों को पकड़कर उन्हें सहलाने लगती है। तो संयम उसे अपनी गोद में बैठकर उसके सर को अपने सीने से लगाकर उसके बालों को सहलाते हुए, चाहे जिंदगी में कुछ क्यों ना हो, पर तुम मेरी जिंदगी से कभी भी दूर मत जाना। चाहे मैं कितना भी तुम पर गुस्सा क्यों ना कर दूं, उसे वक्त सिर्फ मेरे गुस्से को शांत कर देना। और जब मेरा गुस्सा शांत हो जाए तो तुम मुझ पर गुस्सा कर देना। पर जिंदगी में कभी भी मुझे अकेला मत छोड़ना। यह अकेलेपन की जिंदगी थक चुका हूँ। कोई नहीं है यहाँ पर। यह प्रेसिडेंट चाहे दुनिया के लिए एक मिसाल हो, पर अंदर से पूरी तरह से खोखला है। उसके पास अपना कहने के लिए कोई बचा ही नहीं है। हर कोई उसे दूर होता जा रहा है, पर तुम कभी मत जाना, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। कैप्शन बा ऑफ पॉकेट नॉवल रीडर। कहते रहते हो उसे देखने लगता है। वही की ऐसी बात और उसके चेहरे का दर्द देकर हैप्पी को बहुत ही अकेला देख रही थी। उसकी आंखों में अकेलेपन का दर्द और कहीं ना कहीं एक परेशानी दिख रही थी। उसे के चेहरे को देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। उसके सीने से अपने सर को रखकर कसके उसे बाहों में भर देती है, तो संयम भी उसे अपनी बाहों में भर देता है। संयम अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें खोलकर हैप्पी की तरफ देखकर, आई वॉन्ट राइट नाउ। मुझे वह सब कुछ महसूस करवा दो जिससे मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मुझसे कभी अलग हो पाओगी। मुझे वह एहसास दे दो जिससे मेरे अंदर का सारा दर्द सब कुछ भूल जाओ और तुम्हारा हो जाओ। क्या तुम मेरे साथ वह सब कर सकती हो अभी? कहते हुए वह उसकी आंखों में देखने लगता है। तो हैप्पी एक पल के लिए तो उसे देती है, फिर दूसरे ही पर उसके दोनों गालों को पकड़कर उसके चेहरे से अपने चेहरे को बहुत नजदीक कर लेते हैं। वह उसकी दोनों तरफ अपने पैरों को रखकर उसकी गोद में बैठ जाती है और उसकी आंखों में देखते हुए धीरे धीरे करके उसके होठों की तरफ बढ़ने लगती है। उसे किस तो नहीं आता था, पर हाँ वह उसके होठों को सक और लिक से साथ बाइट भी करने लगती है, जिससे संयम के चेहरे पर एक ना देखने वाली मुस्कुराहट आ जाती है। वह पहले तो हैप्पी को जैसे चाहे वैसे उसे करने देता है। जब उसे रहा नहीं जाता है तब उसे अपनी गोद में उठा लेता है, जिससे हैप्पी उसे देखने लगती है। तो संयम बिना देर किए उसके होठों को अपने होठों में भरकर बेहद पैशनेट के साथ उसे किस करने लगता है, जिससे हैप्पी अपने दोनों हाथ उसके बालों की तरफ ले जाने लगते हैं। कैप्शन बा ऑफ पॉकेट नॉवल रीडर। अनटाइटल्ड चैप्टर। उसे किस तो नहीं आता था, पर हाँ वह उसके होठों को सक और लिक से साथ बाइट भी करने लगती है, जिससे संयम के चेहरे पर एक ना देखने वाली मुस्कुराहट आ जाती है। वह पहले तो हैप्पी को जैसे चाहे वैसे उसे करने देता है। जब उसे रहा नहीं जाता है तब उसे अपनी गोद में उठा लेता है, जिससे हैप्पी उसे देखने लगती है। तो संयम बिना देर किए उसके होठों को अपने होठों में भरकर बेहद पैशनेट के साथ उसे किस करने लगता है, जिससे हैप्पी अपने दोनों हाथ उसके बालों की तरफ ले जाने लगते हैं। हम वह बिना देखिए उसे बेड पर लेट देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है, जिससे हैप्पी उसके बालों से खेलने लगते हैं। अब तक संयम ने उसके होठों को खुद से अलग नहीं किया था, वह वैसे ही उसके होठों को अपने होठों में भर रखा था। करीब 15 मिनट के बाद हैप्पी को सांस लेने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने लगती है। तब जाकर संयम उसके होठों को छोड़ देता है, जिससे हैप्पी गहरी गहरी सांस लेने लगती है। तो संयम उसके चेहरे को देखकर मुस्कुरा देता है, क्योंकि हैप्पी का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था, जिसे देखकर हैप्पी अपनी आंखें छोटे छोटे करके, तुसी ना बड़े बेशर्म है, थोड़ी तो शर्म करो। तेनू पता है मैनू सांस लेने में बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा था कि अभी बाय गुरुजी में आ रही हूँ। कहते रहते हो उसके कंधे पर जोर जोर से करने लगते हैं।
तो संयम उसके बालों को सहलाकर उसके बेहद नजदीक जाकर उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर, क्या करूं, तुम्हें परेशान किए बिना मेरा मन ही नहीं शांत होता। एक तुम ही तो हो जिसे मैं इतना सारा परेशान करता हूँ, फिर भी बहुत खुशी मिलती है। पता है मैंने जिंदगी में कभी किसी को परेशान नहीं किया है, पहली बार कर रहा हूँ, वह भी अपनी बकबक को। जब मैं पहली बार तुम्हें मिला था ना, तभी सोच लिया था कि तुम्हारी यह बकबक में ही शांत करूंगा, और देखो आप तो ये शांत हो चुकी हैं। इस पर हैप्पी उसके बालों को पकड़कर उसे खींचते हुए, तुसी ना बहुत बड़े वाले बुरे हो, मैनू एक बात नहीं समझ आ रही है कि मैं ना क्या गल करती हूँ। मैं तो थोड़ा ही बोलता हूँ, तुसी ही ज्यादा बोलते हैं, तो क्या कर सकते हैं। तुसी ठहरे, सेल्फ रिस्पेक्ट वाले पसंद कहाँ अपनी गलती मानने वाले हैं। कहते कहते वह अपनी आंखें छोटी कर लेती है। वही उसकी बात पर सही है, बस उसे आंख मार देता है, जिससे वह मुंह फुलाकर उससे अलग कर होने ही वाली की संयम उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर की ओर कर देता है, जिससे हैप्पी उसकी तरफ देखने लगती है। तो संयम बिना देर किए उसके ड्रेस को निकलने लगता है, जिससे हैप्पी अपनी आंखें छोटी छोटी कर लेती है। कुछ देर बाद उन दोनों के कपड़े जमीन पर थे और दोनों सिर्फ एक वाइट कलर के ब्लैंकेट में थे। वही हैप्पी की आवाज़ से पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी, तो वही संयम के सांसों की आवाज़ है। दोनों ही एक दूसरे में पूरी तरह से खो चुके थे। इस बार संयम थोड़ा सा वाइट हो चुका था, जिससे हैप्पी को दर्द तो हो रहा था, पर वह बिल्कुल भी उसे शिकायत नहीं करती है। संयम को जैसे चाहे वैसे उसे करने देती है। करीब 2 घंटे बाद संयम हैप्पी से अलग हो जाता है। इस बार हैप्पी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, उसने अपनी आंखें ही नहीं खोली थी। वही संयम हैप्पी को देखा है तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वह खुद को रिलीफ महसूस करने के लिए हैप्पी के साथ वाइल्ड हो चुका था, जिससे उसके चेहरे पर गिल्ट साफ साफ देखा जा सकता था। संयम एक गहरी सांस लेकर हैप्पी अपनी गोद में उठा लेता है। वह बिना कुछ बोले उसे वॉशरूम में ले जाता है। उसकी बॉडी को अच्छे से क्लीन करने के बाद उसे बेड पर लेट देता है, जिससे हैप्पी अपनी आंखें खोल देती है। तो संयम उसके पैरों को हल्के हल्के हाथों से दबा रहा था, जिसे देखकर हैप्पी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, तुसी ठीक तो हो, मेरे पैरों को क्यों ऐसे पड़ा है, छोड़ दो इन्हें, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सुन भी रहे हो। कहते हुए वह अपने पैरों को उससे अलग करने लगती है। तो संयम उसके पैरों को पकड़कर उसे आंखें दिखाते हुए, बकबक अपनी आंखें बंद करो और शांत रहो। मुझे पता है आज मैं ज़्यादा ही वाइल्ड हो चुका है और तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है और तुम्हारे पैर भी बहुत दर्द कर रहे हैं। इन्हें देखकर ही मैं कह सकता हूँ, अगर एक और शब्द तुमने कहा ना, तुम्हें फिर से शुरू हो जाऊंगा। कहते हुए वह बड़ी ही बेशर्मी के साथ मुस्कुरा देता है। वही उसकी बात सुनकर हैप्पी अपने सर पर मार देती है और वैसे ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। करीब 15 मिनट के बाद संयम हैप्पी की तरफ देखा है तो हैप्पी गहरी नींद में जा चुके थे। उसे देखकर वह मुस्कुरा देता है। वह उसके ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट को डालकर कपबोर्ड की तरफ चला जाता है। व्हाइट कलर का गाउन निकालकर उसे वह पहन देता है और वैसे ही उसे बेड पर लेटकर खुद क्लोजिंग रूम में जाकर कपड़े चेंज कर लेता है, क्योंकि उसे जाना था एक बड़ी सी मीटिंग में, जिसकी वजह से वह हैप्पी को बिल्कुल भी नहीं जगत उसके माथे को चूम कर मुस्कुराते हुए अपने चेहरे पर एक सुकून लिए वहां से चला जाता है। वही उसके ऐसे माथे को चूम से हैप्पी के चेहरे पर एक चमक आने लगती है। वह नींद में ही मुस्कुरा देती है और अपने करवट बदल कर तकिया को संयम समझकर उसे कस के अपनी बाहों में भरकर सो जाती है। वही नैनीताल में राहत प्रगति की मदद कर रही थी। लंच का समय हो चुका था। जब प्रगति वश को नहीं देखी है तो वह राहत की तरफ देखकर, राहत दामाद जी कहाँ पर है, वह लंच में क्यों नहीं आ रहे हैं, उन्हें बोला। ये सुनकर राहत भी चारों तरफ देखते हुए, अभी तो यहीं पर था, आप कहाँ पर चला गया, यह इंसान ना मुझे पागल कर देगा। राहत की ऐसी बातों को सुनकर प्रगति उसे आंखें दिखाते हुए, थोड़ी सी तो तमीज करो, तुम्हारा पति है, मैंने कब तुम्हें इतना बिगड़ है जो अपने पति के लिए ऐसी बातें करती हूँ, जरा उन्हें रिस्पेक्ट दे दो। पर तुमसे तो ये हो नहीं पाएगा, जाओ जाकर बुलाओ उन्हें, तब तक मैं खाना रख देता हूँ और साथ में तुम्हारे पापा को भी बुला देना। इस पर राहत अपना सर हिलाकर पहले रघुवीर के कमरे की तरफ चली जाती है। रघुवीर को बुलाने के बाद पूरे घर को देखते हैं तो वहां पर उसे वश नजर नहीं आता है, जिससे वह एक गहरी सांस लेकर ऊपर टेरेस की तरफ चली जाती है। वह जैसे ही लेफ्ट साइड देखी है तो अपने सर पर मारकर, यह इंसान ना कभी काम के सिवा कुछ देख नहीं सकता, और काम तो ऐसे कर रहा है जैसे दुनिया में इसके सिवा कुछ है ही नहीं उसके पास। कहते कहते वह उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वही वश जो लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। जब कोई यह महसूस करता है कि उसकी कैंडी उसकी तरफ आ रही है तो वह अपने लैपटॉप से नजरें हटाकर ऊपर क्यों देखा है। वह गहरी सांस लेकर राहत को देखा है जो इसकी तरफ आ रही थी। राहत मुंह बनाते हुए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और यह धूप कितनी है, तुम्हें लगता है खुद को तकलीफ देने में बहुत मजा आ जाता है, पर तुम्हारी वजह से नीचे मैमी बहुत परेशान हो रही है। आखिर उनका दामाद जो डाइनिंग टेबल पर नहीं है, चलो जल्दी से, मुझे बहुत सारी भूख लगी है। कहते कहते वह अपने पेट पर हाथ रख देती है तो वश अपना सर हिला देता है।
और लैपटॉप को बंद करके अपनी जगह से खड़ा होकर बिना राहत से कुछ बोले वहां से आगे की ओर चला जाता है। वही राहत उसे से जाते हुए देखकर खुद से ही, ये इंसान सच में कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, ऐसे शांत क्यों है। सुबह तो बहुत कैंडी 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 कर रहा था और अब तो इसके मुंह से एक शब्द ही नहीं निकल रहा है, पता नहीं इसे क्या हो जाता है। सच में इतने मौसम नहीं बदलते होंगे जितने इसके मूड बदलते जा रहे हैं। हे भगवान, मैं कभी शख्स को समझ पाऊंगी कि नहीं, पर इतना जरूर पता है अगर ऐसा ही रहना तो एक दिन में पागल जरूर हो जाऊंगी। कहते हुए वह वहां से नीचे की ओर चली जाती है। जब वह डाइनिंग टेबल की तरफ आती है तो सभी बैठे हुए नजर आते हैं, तो वह भी अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाती है। वही वश बिना कुछ बोल शांति से अपना लंच कर रहा था। उसे ऐसे देखकर राहत बनने लगते हैं और फिर अपना खाना खाने लगते हैं। वही प्रगति उसके सामने अचार आगे करके, तुम इसे खाओ, मैंने आज ही अपने हाथों से बनाया है, क्या पता तुम्हें पसंद आ जाए। इस पर वश एक प्यारी सी मुस्कुराना चाहिए अपना सर हिला देता है और अचार को खाने लगता है। वह जैसे ही अचार खाता है उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, तो उसकी तरफ देखकर इशारों में पूछता है कैसे बना है, तो वश अपना सर हिला देता है। वहीं उन दोनों कैसे देखकर राहत में बनाते हुए, कोई मुझे भी तो दे दो आचार्य, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ किसी का ध्यान तो मुझ पर है ही नहीं, सारा प्यार तो अपने दामाद पर ही लूट रहे हो, बेटी पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। कैसी दुनिया आ गई है, मेरे ही घर में मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, सारा प्यार तो अपने दामाद पर ही लुटा देता है। अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो आप रोना आ गया है, मेरे आंखों से आंसू भी खत्म हो गए हैं। हे भगवान, क्या क्या दिन दिखाने वाले हो मुझे। कहता कहता राहत अपने आंखों के आंसू पहुँचने का नाटक करने लगती है। वही उसके एक्टिंग को देखकर तीनों ही अपना सर हिला देते हैं। कैप्शन बा ऑफ पॉकेट नॉवल रीडर, अनटाइटल्ड चैप्टर। वही उन दोनों कैसे देखकर राहत में बनाते हुए, कोई मुझे भी तो दे दो आचार्य, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ किसी का ध्यान तो मुझ पर है ही नहीं, सारा प्यार तो अपने दामाद पर ही लूट रहे हो, बेटी पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। कैसी दुनिया आ गई है, मेरे ही घर में मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, सारा प्यार तो अपने दामाद पर ही लुटा देता है। अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो आप रोना आ गया है, मेरे आंखों से आंसू भी खत्म हो गए हैं। हे भगवान, क्या क्या दिन दिखाने वाले हो मुझे। कहता कहता राहत अपने आंखों के आंसू पहुँचने का नाटक करने लगती है। वही उसके एक्टिंग को देखकर तीनों ही अपना सर हिला देते हैं। वही प्रगति की उसके सामने आचार करते हुए उसके सर पर हल्का सा मारकर, बस कर मेरी नौटंकी वाली बेटी, कितना नौटंकी करेगी, ले अचार खा ली, मैंने क्या तुम्हें नहीं दिया है क्या, तुम तो ये कितना खाती हो। पहली बार दामाद जी घर पर आ गए हैं, पर नहीं तुम तो अपनी हरकतों को सुधार नहीं सकती, समझ नहीं आ रहा है ऐसी बेटी मेरे। कहते कहते प्रगति रुक जाती है, तो राहत मुंह बनाते हुए, आप अपना डायलॉग मत मारो, ऐसी बेटी कैसे आपको मिली, जैसी भी हो आपकी हो, आप ये सब छोड़ो और मुझे जल्दी से वह आचार्य के साथ अपने नीम का कुछ बनाया है वह भी दे दो। सारा क्या अपने दामाद को ही दोगी, वैसे भी वह खा खाकर मोटा हो गया है, कुछ अपनी बेटी को भी मोटा कर दो। कहते हुए उसी तरफ इशारा कर देता हूँ। वही प्रगति के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह रघुवीर की तरफ देखती है, तो रघुवीर उसको देखकर अपना सर हिला देता है। जिस प्रगति गहरी सांस लेकर राहत के बालों को सहलाकर उसके माथे को चूमकर उसके सामने वह नीम का बना हुआ मुरब्बा उसे दे देती है। वही वश राहत को देखा है, जो अपनी नजरें तिरछी करके प्रगति को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक मायूसी थी, वो प्रगति को देखकर अपना सर हिला देती है। तो वश प्रगति को देखा है, उसके भी चेहरे पर थोड़ा सा दर्द उसे दिख रहा था, जिसे देखकर वह गहरी सांस लेकर अपना लंच कंप्लीट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अनुज के घर में, अनुज अपने घर में बैठा हुआ था। इस समय उसके सामने कॉफी टेबल पर रखा हुआ था बॉक्स जो उसे वश ने दिया था। तभी पीछे से देवानंद और पूर्वी जी आ जाते हैं। वह दोनों ही अनुज को ऐसे शांत और उसे बॉक्स को बिना किसी इमोशन के साथ देखते हुए देखकर वह दोनों ही सोफे पर बैठ जाते हैं। देवानंद अनुज की तरफ देखकर, ये बॉक्स किसका है और तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या है इस बॉक्स में। अनुज देवानंद की आवाज़ सुनकर अपनी नज़रें उसे बॉक्स से हटकर देवानंद की तरफ देखकर, यह उसे वश ने मुझे दिया है, उसने कहा है कि इसमें कुछ ऐसा है। तो पूर्वी की उसकी तरफ देखकर, तो देखो क्या है खोलकर, हमें भी तो पता चले उसने दिया क्या है तुम्हें। अनुज कुछ सोचते हुए अपना सर हिला देता है और उसे बॉक्स को खोल देता है। जैसे ही वह उसे बॉक्स को खोलना है, उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वही देवानंद और पूर्वी भी उसे ही देख रही थी, उनकी भी आंखें छोटी हो जाती है। वही अनुज उसे बॉक्स में से निकलता है पेन ड्राइव। वही उसे पेन ड्राइव को देखकर देवानंद हैरान हो जाते हैं। वह हैरानी के साथ, उसने तुम्हें पेन ड्राइव क्यों दी है, देखो इसमें क्या है। ये सुनकर अनुज अपना सर हिलाकर उसे पेन ड्राइव को टीवी से कनेक्ट कर देता है और फिर टीवी ओपन कर देता है। जैसे ही वही उसको ओपन करता है, तो उसमें एक फुटेज थी जिसे देखकर पूर्वी और देवानंद एक दूसरे को देखने लगते हैं। वही अनुज सामने सोफे पर बैठा अपने दोनों एल्बो को सोफे रेस्ट पर रख अपनी गहरी आंखों से सामने देख रहा था। तभी फुटेज ओपन हो जाते हैं
वह फुटेज जैसे ही ओपन होते हैं तो उसे देखकर देवानंद हैरानी के साथ, ये फुटेज मुझे किसी जेल की नजर आ रही है, पर उसने तुम्हें ये क्यों दी है? तुझे सुनकर अनूप अपना सरना में हिला देता है। तभी फुटेज में आ जाता है कोई ऐसा शख्स जिसे देखकर अनुज देवानंद की तरफ देखकर, ये तो चाचा है ना, यह इस फुटेज में क्या कर रहे हैं? कहते कहते उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वह हैरानी से सामने देखने लगता है। वही उसकी ऐसी बातों को सुनकर अनुज भी फुटेज को देख रहा था। वह सभी गौर से उसे फुटेज को देख रहे थे। कोई कुछ नहीं कह रहा था, हर तरफ सिर्फ एक साइलेंस सी लगी हुई थी। तभी वह किसी छोटे बच्चों को देखते हैं तो अनुज की आंखें पूरी तरह से छोटी हो जाती हैं। वह बच्चा सिर्फ 13 साल की उम्र का था और सामने एक शख्स को, जो देवानंद का भाई है, उसे मारे जा रहा था। ये देखकर तीनों की ही सांस अटक जाते हैं। इतने क्रूर तरीके से मारते हुए देखकर ऊपर से वह सिर्फ 13 साल का था और वह किस तरह से उसकी आंखें निकाल रहा था। ये देखकर देवानंद अपनी आंखें बंद करके चिल्लाते हुए, इसे बंद करो अनुज, मैं और नहीं देख सकता। ये सुनकर अनुज जल्दी से टीवी बंद करके देवानंद को देखने लगता है, जिसका पूरा शरीर कांपने लगता है। उसे ऐसे देखकर वह उसके पास चला जाता है और उसके हाथों को पकड़कर, पापा शांत हो जाए। ये सुनकर देवानंद की आंखें भर जाती है। वह गुस्से में चिल्लाते हुए, आखिर यह सब कौन कर सकता है? और वह 13 साल का बच्चा कौन है जिसने मेरे भाई को? पर मेरा भाई इतना तो कमजोर नहीं था, वह पूरे जेल पर राज करता था, पर इस बच्चों ने उसकी क्या हालत क्या कर दी, उसकी आंखों को। आखिर यह उसके पास फुटेज कैसे आई? ये निकालो अनुज, मुझे जानना है कि वह बच्चा कौन है। उसे मैं छोड़ने वाला तो बिल्कुल नहीं हूँ। कहते हुए वह अपनी जगह से खड़ा होकर गुस्से में वहां से चला जाता हूँ। वहीं पूर्वी जी अनुज की तरफ देखकर अपना सर हिलाकर देवानंद के पीछे पीछे जाने लगते हैं। वही अनुज फिर से उसे फुटेज को ऑन कर देता है और उसे स्टॉप करके उसे बच्चों की तरफ जूम करने लगता है। वह गौर से उसे बच्चों को देखने लगता है। उसका चेहरा तो उसे साफ साफ नहीं दिख रहा था, पर हाँ, उसकी आंखों का कलर कुछ जाना पहचाना लग रहा था। वह गहरी सांस लेकर फुटेज को वैसे ही रखते हुए उसे बॉक्स की तरफ देखकर, आखिर यह इसके पास कैसे आ सकता है और इसे मेरे बारे में कैसे पता चल सकता है? समझ नहीं आ रहा है कि यह कौन है। लगता है इन्फॉर्मेशन निकालने में बहुत मुश्किल होने वाली है, और ऊपर से सिर्फ 2 दिन है। 2 दिन के अंदर मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालना होगी। इसने मुझे सीसीटीवी फुटेज दिया है तो जरूर वजह तो होगी। अब मुझे इससे ही पता लगवाना पड़ेगा कि आखिर किसने चाचा को मारा है। कहते हुए वो बस फुटेज को बंद करके उसकी पेन ड्राइव को निकाल देता है और किसी को कॉल करके उसे पेन ड्राइव को उसके पास दे देता है और खुद अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। कमरे में आकर वह सारी चीजों को तोड़ने फोड़ने लगता है। उसका गुस्सा जैसे उसके कंट्रोल में ही नहीं हो रहा था। वह पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वह गुस्से में चिल्लाते हुए, आखिर मैं क्यों तुम्हारी इन्फॉर्मेशन नहीं निकल पा रहा हूँ? क्यों हर एक चीज मुझे तुम्हारे मुंह से जानी पड़ रही है? आखिर क्या है तुम्हें जो मुझे ढूंढने में इतना प्रॉब्लम आ रहा है? मैं तो तुम्हारे बारे में हर एक चीज को जानकर ही रहूंगा। ये 2 दिन चाहे कैसे भी हो, जीतने वाले वही होता है जो सब कुछ छुपा कर खेलते हैं। कहत हुए वह गुस्से में वहां से वही सोफे पर बैठकर सिगरेट की कश लेने लगता है। तभी उसके कमरे में एक लड़की आ जाती है जो उसे सबको साफ करने में लग जाते हैं। अनुज अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर जब उसे लड़की की खुशबू वह स्मेल करता है तो अपनी आंखें खोलकर सामने उसे लड़की को देखने लगता है। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर वह अपने हाथों में पड़ी हुई सिगरेट को देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा देता है। वह लड़की जैसे ही वहां से जाने वाली थी, अनुज उससे पहले ही उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। वह लड़की को समझ पाते उससे पहले ही अनुज ने दरवाजा बंद कर लिया था, जिससे वह लड़की कांपने लगती है तो अनुज उसे बेड पर फेंक देता है। कुछ ही देर बाद उसे लड़की की चीखने की आवाज उसे कमरे में सुनाई देती है, जिससे पता चल रहा था कि आखिर अंदर उसे लड़की के साथ क्या हो रहा है। करीब 3 घंटे बाद अनुज उसे लड़की को खुद से अलग करके वहां से वैसे ही वॉशरूम में चला जाता है। वहीं बैठकर लेटी हुई लड़की पूरी तरह से अधमरी हो चुकी थी। वह डर की वजह से जल्दी से अपने कपड़े पहन लेती है। एक नज़र वह बिस्तर की तरफ देखती है, जो पूरी तरह से लाल हो चुका था। उसे देखकर वह फूट फूट कर रोने लगती है। अनुज के आने से पहले वह वहां से जल्दी से भाग निकल जाती हूँ। वही अनुज जो वॉशरूम में गया था, वह जैसे ही बाहर आता है तो उसे लड़की को न देखकर वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी नज़र उसे बेड पर चले जाते हैं, जो खून से भरा हुआ था, जिसे देखकर वह गुस्से में खुद से ही, आखिर मैंने क्या कर डाला? मैं अपने गुस्से पर कैसे कंट्रोल नहीं कर सकता? पर अगर ये लड़की वर्जन निकली है तो मेरी राहत की तो वर्जिनिटी उसने लिया होगी ना। एक बार मेरी राहत मेरे पास आ जाए, उसे वह हर एक सजा मिलेगी जिससे वह कभी भी मुझसे दूर न जाएगी और पूरी जिंदगी मेरे कंट्रोल में रहेगी मेरी एक। कहते हुए वह मुस्कुराने लगता है और अपने मोबाइल को निकाल कर किसी को मैसेज करके खुद वहां से बालकनी की तरफ चला जाता है। कैप्शन बा ऑफ पॉकेट नॉवल रीडर जब 169 सिल्वर आइज सिल्वर आइज सिल्वर
वही अनुज जो वॉशरूम में गया था, वह जैसे ही बाहर आता है तो उसे लड़की को न देखकर वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी नज़र उसे बैग पर चले जाते हैं जो खून से भरा हुआ था, जिसे देखकर वह गुस्से में खुद से ही, आखिर मैंने क्या कर डाला, मैं अपने गुस्से पर कैसे कंट्रोल नहीं कर सकता, पर अगर ये लड़की वर्जन निकली है तो मेरी राहत की तो वर्जिनिटी उसने लिया होगी ना। एक बार मेरी राहत मेरे पास आ जाए, उसे वह हर एक सजा मिलेगी जिससे वह कभी भी मुझसे दूर न जाएगी और पूरी जिंदगी मेरे कंट्रोल में रहेगी मेरी एक। कहते हुए वह मुस्कुराने लगता है और अपने मोबाइल को निकालकर किसी को मैसेज करके खुद वहां से बालकनी की तरफ चला जाता है। बालकनी में आकर वह किसी को कॉल करने लगता है। 5 मिनट के बाद कोई कॉल उठा लेता है तो अनुज खुद से भरी आवाज में, क्या मैंने तुम्हें कोई वेकेशन पर भेजा है जो तुम मेरे कॉल को उठाने में इतनी देरी लग रहे हो? अब बताओ, कुछ पता चला कि नहीं? क्या वहां जाकर अपनी पूरी जिंदगी रहने का प्लान बना रहे हो? ये सुनकर सामने जो शख्स है वह अपनी डरी सहमी आवाज में, बॉस नू, ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ मिल नहीं रहा था जिसकी वजह से हमें थोड़ा वक्त लगा, पर इतना जरूर पता चला है कि नाइट के बारे में पता लगवाना नामुमकिन के बराबर है क्योंकि वह हमेशा ही अपने चेहरे पर एक मानस लगता है। सबको बस इतना पता है कि सिल्वर आइज है जो हद से ज्यादा कोल्ड, क्रूल एंड डार्कनेस से भरी हुई है। सब लोग उन आंखों को ही देखकर डर जाते हैं। अभी 1 महीना पहले नाइट ने मुंबई में एक मीटिंग रखी थी। उसके आगे कुछ नहीं पता है किसी को कि उसे मीटिंग में क्या हुआ, बस इतना पता चला है कि ईगल गैंग का लीडर बदल चुका है। ये सुनकर अनुज एक गहरी सांस लेता है। वह खुद से, सिल्वर आइज, सिल्वर आखिर चल क्यों रहा है? क्या ये कोई कोइंसिडेंट हो सकता है या उसने जानबूझकर अपनी सिल्वर आइज रखी है? अब तुमसे मुलाकात करते हुए देखना पड़ेगी। आखिर समझ नहीं आ रहा है कि राहत ने अपनी जिंदगी में इतना कॉम्प्लिकेटेड पर्सन कैसे चुन लिया। आखिर दुनिया में लड़कों की कमी थी जो उसे यही मिलना था हर एक खेल को खेलते। कहते हुए गहरी सांस लेकर अपनी ठंडी आवाज में, फिर भी काम पर लगाओ, जितने चाहे उतना आदमी को हर एक जगह पर फैलाओ और मुंबई में लेकर आओ और पूरे मुंबई में फैलाओ और देखो जहां भी छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन मिलती है वहां पर मुझे जानना है कि आखिर नाइट कौन है और उस वर्ष माहेश्वरी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए जितने भी अपने आदमी भेजो तो उनका क्या हुआ। जो चीज़ मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था वह उसने मुझे आज गिफ्ट में दी है, उसे जेल की फुटेज है जिसके लिए मैंने इतने सोर्सेस लगाए हुए थे। तो इसका मतलब मैं क्या समझूं, उसके पास मेरी हर एक डिटेल है, उसके पास हर एक वह आदमी है जो उसके सामने मेरी हर एक डिटेल को देता है। पर मेरे पास क्या है? मेरे पास तुम जैसे निकम्मे, नकारे, लालची और कामचोर इंसान है। वही समझो ना, मैं कल का वक्त है और एक डिटेल मेरे सामने लाओ, अपना सर गिफ्ट में मुझे भेजो। कहते हुए वह कॉल कट करके वही सोफे पर जाकर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। उसके सामने इस समय वही फुटेज चल रही थी और उसने जो उसे लड़की के साथ किया था उसे याद करके उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांस लेने लगता है। वहीं दूसरी तरफ केविन के प्राइवेट पैलेस में, केविन के रूम में केविन इस समय बालकनी में बैठा हुआ था, हाथों में लगी हुई बैंडेज और सामने वह सूरज को ढलते हुए देख रहा था। इस समय उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। वह शांति से बैठा उसे जगह को देख रहा था। हल्की हल्की बारिश वहां पर हो रही थी जिसकी वजह से एक अलग ही जमीन की खुशबू आ रही थी, जिससे वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है और बिना किसी इमोशन के साथ सामने देख रहा था। तभी वहां पर आ जाती है धारा, जिसने अपने हाथों में ट्रे पड़ा हुआ था। वह उसे ट्रेन को केबिन के सामने रखकर खुद उसके दूसरे साइड वाले सोफे पर जाकर बैठ जाती है, जिससे केविन अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए, अब तुम इतनी नाराज हो कि मेरे साथ भी नहीं बैठ सकती। ये सुनकर धारा एक गहरी सांस लेकर, तुम काम भी तो वही करते हो, अपने गुस्से को कभी कंट्रोल नहीं कर पाते, और आज जो तुमने ये किया है उसके बाद तो मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। कहते हो गए वह अपनी आंखें बंद करके वही सोफे पर ली हो जाते हैं। वही उसकी ऐसी बातें और उसकी बंद हुई आंखों को देखकर केविन एक गहरी सांस लेते हुए, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, हमेशा ही अपनी चीज़ों के लिए बहुत पजेसिव, हमेशा ही हर कोई मुझे छोड़कर चला जाता था जिसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं रोकने की कोशिश की तो कोई मानता ही नहीं था, तो मैं यही रास्ता बना लिया अपने पास रखने का। इसके बाद वह हर एक चीज़ मुझे मिली जो मुझे चाहिए थी। ये सुनकर धारा बिना अपनी आंखें खोल अपने चेहरे पर एक मजाकिया भरी मुस्कुराहट लिए, तो तुम हमेशा ही ऐसे रहने वाले हो? अगर तुम ऐसे हो तो तुम्हारे भाई कैसे होंगे? मुझे तो सबसे बुरा उसे राहत के लिए लगता है। उसकी जिंदगी तो तुम्हारे भाई ने तो कैद कर ली है और वही तुम भी कर रहे हो। अगर ऐसे करते रहोगे तो कैसे कोई तुमसे प्यार कर पाएगा? बोलो केविन, क्या तुम बिना प्यार के मेरे साथ रह सकते हो? कहते कहते वह अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगती है। वही उसके ऐसी बातों को सुनकर केविन गहरी सांस लेकर, मैंने ये तो नहीं कहा है ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ।
पर मेरा पागलपन सबसे आगे है और इसे मैं कभी भी नहीं बदल सकता। जिंदगी में हर एक चीज़ बदली है, पर मेरा पागलपन कभी भी नहीं बदला है और तुम्हें मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना है। कहते हुए वह अपनी जगह से खड़ा होकर वहां से चला जाता है। वही उसकी ऐसी बातों को सुनकर धारा खुद से ही आखिर समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। यहाँ पर एक केविन है जिसका पागलपन हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है और वहां पर उसे रहा और हैप्पी का क्या होता होगा। पर संयम भाई तो ऐसे नहीं है। एक बार मुझे संयम भाई से बारे में बात करनी होगी, फिर ऐसा रहा तो मैं पूरी जिंदगी खुश तो दूर की बात है जी भी नहीं पाऊंगी। कहते हुए धारा सामने देखकर गहरी सांस लेती है और ऐसे ही सामने देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ नैनीताल में वश इस समय अपने कमरे में बैठा हुआ था। लैपटॉप की स्क्रीन को देख रहा था। वह कुछ सोचकर लैपटॉप में कुछ टाइप करने लगता है। धीरे धीरे स्क्रीन ब्लैक होने लगती है और उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स आने लगते हैं, जिसे देखकर वश का चेहरा पूरी तरह से ठंडा होने लगता है। वह लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ देखने के बाद फिर से अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर पियानो की तरह चलने लगता है। उसका पूरा चेहरा सीरियस दिख रहा था। तभी उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आ जाता है, जिससे उसके चेहरे पर किसी तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। वह लैपटॉप को बंद करके कॉल अटेंड करता है तो सामने से कोई शख्स अपनी शांत आवाज में, नाइट पता चला है ड्रग्स जो मुंबई में आ रहा है, वह ना तो किसी शिप से आ रहा है ना ही किसी प्लेन से। हमारे जितने भी आदमी हैं वह सभी एयरपोर्ट जा चुके थे, वहां पर भी कुछ नहीं मिला और बड़ा प्रॉब्लम आ चुका है। वश अपनी जगह से खड़ा होकर बालकनी की तरफ जाते हैं, अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए। प्रॉब्लम हर एक सॉल्यूशन के साथ आता है और रही बात ड्रग्स की तो मुझे लगा ही था। सामने वाला वश को इतने रिलैक्स वॉइस में बात करते हुए महसूस करके एक पल के लिए तो हैरान हो जाता है, फिर दूसरे ही पल अपनाकर हिलाते हुए, तो आगे ईगल गैंग के जितने भी मेंबर्स हैं सभी को कम पर लगाओ। हर एक चीज़ की डिटेल निकालो, मुझे भी तो जानना है कि आखिर मेरे पीछे कौन कौन अपने अपने बिजनेस कर रहा है, वह भी मेरे नाम पर। ये तो सही नहीं है 5 दिन के बाद। कहते हुए वश अपनी कॉल को कट करके वही बालकनी में बैठ जाता है और कुछ सोचकर अपने होठों के बीचों बाएं सिगरेट को रखकर उसके कश लेना शुरू कर देता है। इस समय उसके चेहरे पर एक अलग से एक्सप्रेशंस है। वह अपनी आंखें बंद करके किसी गहरी सोच में चला जाता है। तभी फिर से उसका मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है, जिससे वह अपना सर हिलाकर देखता है तो सामने भस्म का कॉल आ रहा था, जिससे वश एक गहरी सांस लेकर अपने हाथों में पड़ी हुई सिगरेट को देखते हुए कॉल अटेंड करता है। तो सामने से भस्म अपनी शांत आवाज में, बॉस प्रधान ने अपने कुछ आदमियों को आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भेज दिया है और जहां तक हमारी जो क्लाइंट्स उनके लॉट हम लोगों ने निकाल तो दिए हैं, पर प्रधान नाइट इन्फॉर्मेशन निकल रहा है और वो जानबूझकर हमारे कामों में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स लाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेमीकोलन विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वश ये सुनकर एक ठंडी आह भरकर, प्रधान लगा ही था यह इंसान यही करेगा, इसे हर एक चीज में अपना मतलब ढूंढना बहुत अच्छी तरह से आता है। भस्म विस्मयादिबोधक चिन्ह। प्रधान के जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे मीडिया में जाने चाहिए, जिसमें उसके इलीगल एक्टिविटी है। उसके बाद में भी देखना हूँ कि प्रधान खुद को कैसे बचा पाता है। अब वो एक खिलौना बहुत पुराना हो चुका है, इसके साथ खेलने में कोई मजा नहीं आने वाला है, तो आप इसे बर्बाद ही करना अच्छी बात है, पर याद रखना इसकी आखिरी सांस के साथ में ही खेलने वाला हूँ। कैप्शन बा ऑफ पॉकेट नॉवल रीडर अनटाइटल्ड चैप्टर। जिससे वश एक गहरी सांस लेकर अपने हाथों में पड़ी हुई सिगरेट को देखते हुए कॉल अटेंड करता है तो सामने से भस्म अपनी शांत आवाज में, बॉस प्रधान ने अपने कुछ आदमियों को आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भेज दिया है और जहां तक हमारी जो क्लाइंट्स उनके लॉट हम लोगों ने निकाल तो दिए हैं, पर प्रधान नाइट इन्फॉर्मेशन निकल रहा है और वह जानबूझकर हमारे कामों में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स लाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेमीकोलन विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वश ये सुनकर एक ठंडी आह भरकर, प्रधान लगा ही था यह इंसान यही करेगा, इसे हर एक चीज में अपना मतलब ढूंढना बहुत अच्छी तरह से आता है। भस्म विस्मयादिबोधक चिन्ह। प्रधान के जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे मीडिया में जाने चाहिए, जिसमें उसके इलीगल एक्टिविटी है। उसके बाद में भी देखना हूँ कि प्रधान खुद को कैसे बचा पाता है। अब वो एक खिलौना बहुत पुराना हो चुका है, इसके साथ खेलने में कोई मजा नहीं आने वाला है, तो आप इसे बर्बाद ही करना अच्छी बात है, पर याद रखना इसकी आखिरी सांस के साथ में ही खेलने वाला हूँ। कहते कहते वह कॉल कट कर देता है और वैसे ही अपनी आंखें बंद कर लेता है वह खुद से ही। ये नाइट और उसकी दुश्मनी समझ नहीं आ रहा है कब खत्म होगी। कभी दिन ही नहीं अच्छे जा पा रहे हैं आजकल, पर फिर चलो थोड़ा सा सुकून तो मिल रहा है, वो भी मेरी कैंडी की वजह से। मुझे सबसे ज्यादा खेलने में तब मजा आता है जब कोई मेरी कैंडी पर अपनी गंदी नजरों को डालने लगता है। एक नशा चढ़ जाता है मेरे अंदर जीतने का। कहते कहते उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आने लगती है। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज आ जाती है तो अपने हाथों में पड़ी हुई सिगरेट को बालकनी के बाहर की तरफ फेंक देता है, जिससे वह बालकनी के बाहर चली जाती है।
तभी राहत बालकनी में आकर चिल्लाते हुए, कब से तुम्हें बुला रही हूँ, कहाँ पर थे और यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरे साथ नीचे चलो। वश राहत की आवाज़ सुनता है तो उसकी तरफ देखा है तो राहत अपनी आंखें छोटे छोटे करके, मेरी तरफ ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, पापा के दोस्त आए हैं, उनसे पापा मिलवाना चाहते हैं तुम्हें, कहते हुए मुंह बनाकर उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है। वह उसे ले जाते हुए बड़ी धमकी भरी अंदाज में, देखो उनके सामने बिल्कुल एक आइडल लड़के की तरह बिहेवियर करना, क्योंकि वह प्रोफेसर रह चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट को उन्हें पढ़ाया है, तो उन्हें लोगों को देखकर समझ में आता है कि वह कैसे हैं। बचपन से ही बहुत गुस्सा करते थे, तुम्हें पता है वह मुंबई में पढ़ते थे, फिर उन्होंने अचानक से ट्रांसफ़र ले ली और यहाँ पर आ गए और अभी यही के स्कूल में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, कहते हुए वह अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके उसे दिखाने लगती है तो वह अपना सर हिला देता है। वही राहत एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराने लगती है। वही नीचे हॉल में रघुवीर और प्रगति दोनों ही सोफे पर बैठे हुए थे, उनके सामने एक शख्स और एक औरत बैठी हुई थी। रघुवीर मुस्कुराते हुए, मुझे तो लगा था कि तुम आओगे ही नहीं, वैसे बहुत खुश हूं मैं तुमसे मिलकर, एक ही जगह पर रहकर भी मिलना जुलना नहीं रहता है। नैनीताल में कैसे आना हुआ, कितने साल हो गए, कभी ये पूछने का मौका ही नहीं मिला तुम्हें जयदेव। ये सुनकर जयदेव का चेहरा एक पल के लिए तो सफ़ेद पड़ जाता है, उसके चेहरे पर एक हल्का सा पसीना आने लगता है। वह गहरी सांस लेकर, तुझे तो पता है कि मुंबई में जाना ये सभी का सपना होता है, मैं भी सोचा था कि वहाँ पर जाकर मैं स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा, पर मेरी मुलाकातें एक ऐसे लड़के से हो गई थी जिसके बारे में मैं तुम्हें कह नहीं सकता। वह लड़का इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उसने 2 टीचर्स को की बहुत बुरी तरह से मारा था और मुझे 3 बार धमकी दी थी। उसे एक स्टूडेंट की वजह से पूरा स्कूल डर डर के जीने लगा था, जिसकी वजह से मुझे वहाँ पर रहना मंजूर नहीं था। तुम्हें मैं बात नहीं सकता कि वह स्टूडेंट किस तरह का था, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि वह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। ये सुनकर प्रगति अपने दोनों गालों पर अपने दोनों हाथ रखकर, समझ नहीं आ रहा है इतने बिगड़े हुए बच्चे का बाप कौन है। उन्हें कभी समझ नहीं आया कि उनका बेटा इस तरह की हरकतें करता है। अगर मेरा बच्चा होता तो मैं कब का उसे किसी दूसरे स्कूल में भेज देता या उसके साथ पूरी तरह से उसका स्कूल और कॉलेज सब कुछ बंद कर देती, ऐसे बिगड़ने तो बिल्कुल नहीं देती। जयदेव मुस्कुराते हुए, भाभी जी यह हमारे बच्चों की बात नहीं है, वह बड़े लोगों की बात थी, और जहाँ तक मैं उसे लड़के के बारे में जानता हूँ वह पॉलिटिक्स फैमिली से बिलोंग करता था, तो आपकी सोच कोई कह सकता है खुद कॉलेज का प्रिंसिपल उसे लड़के से डरता था। आप यकीन नहीं करोगे, उसे लड़के ने प्रिंसिपल का ऑफिस ही जला दिया था, सिर्फ उसे प्रिंसिपल ने उसके पापा को कॉल किया था, तो सोचिए वह लड़का क्या क्या कर सकता है। एक दहशत क्या होती है यह उसे लड़के ने बताया था, कहते हुए जयदेव गहरी सांस लेते हैं तो प्रगति अपनी जगह से खड़ी होकर, आप ये सब छोड़ दीजिए और मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। तभी वह औरत जो जयदेव के पास थी वह उनकी पत्नी है। वह श्वेता अपनी जगह से खड़ी होकर, प्रगति में भी हूं ना, हम दोनों ही कर लेते, मेहमान का मतलब क्या है, कुछ मदद नहीं कर सकती मैं तुम्हारी, चलो जल्दी से। वैसे रहा कहाँ पर है और तुम्हारा दामाद, वैसे तुमने हमें ये बताया नहीं कि राहत में शादी कर ली। इस पर प्रगति अपना कर हिलाते हुए, हमें खुद भी नहीं पता था, आजकल के बच्चे तो तुम जानती हूँ, पर फिर भी लड़का बहुत अच्छा है, अपने प्रेसिडेंट का भाई है, ये संयम माहेश्वरी है ना, उसी का ही भाई है। कहते कहते वह मुस्कुरा देते हैं। वही माहेश्वरी नाम सुनकर जयदेव का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ जाता है। वह दोनों वहां से जाने के बाद रघुवीर जयदेव के चेहरे को देखकर, जयदेव अचानक तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों चेहरा बना रहे हो। ये सुनकर जयदेव गहरी सांस लेकर, कुछ नहीं, जिस लड़के की मैं अब तक तुझे बात बता रहा था ना, उसे लड़के का भी सरनेम कुछ यही था। एक बात बोलूं, उसकी तो आंखें थी ना, उनमें एक अलग खौफ था, उसका कलर भी बहुत अजीब था, तुम मानेगा नहीं पर बड़े बड़े लोग भी उसकी आंखें देखकर डर जाते थे, इतनी खतरनाक थी उसकी आंखें। तू ही सोच ले, मैं जो किसी से डरता नहीं था, वह उसे बच्चों की आंखें देखकर डर जाता था। तनी खतरनाक थी, जिंदगी में सब कुछ भूल सकता हूँ पर वह आंखें कभी नहीं। ये सुनकर रघुवीर अपने सर हिलाते हुए, वैसे उसकी आंखें कौन से कलर की थी जो तुम उन आंखों को कभी भूल नहीं पाए। सिल्वर आइज। जयदेव इतना ही कहा पाया था कि तभी राहत की आवाज़ से जयदेव की आवाज़ कहीं गायब सी हो जाते हैं, और जिसकी वजह से रघुवीर उसकी बात को सुन नहीं पाता है। वही राहत की आवाज़ सुनकर दोनों ही उससे तरफ देखने लगते हैं। वही जयदेव जैसे ही उससे तरफ देखा है तो उसकी आंखें बड़ी और चेहरे पर हल्का हल्का पसीना आने लगता है। वही वर्ष जैसे ही जयदेव को देखा है और उसके चेहरे पर हल्के हल्के की पसीने की बूंद को देखा है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आने लगते हैं। वही राहत वश को अपने साथ उन दोनों की तरफ ले जाते हुए, कैसे हो जयदेव अंकल, पता है आप मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज होंगे, पर आपको पता है ना आपकी बेटी कभी भी कुछ गलत नहीं करती। वैसे आप इनसे मिली है, ये है मेरे पति मिस्टर वश महेश्वरी।
कहते हुए वह वश की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, और यह है जयदेव शर्मा, बहुत अच्छे हैं। तुम्हें पता है अंकल हमेशा ही बचपन में मुझे इंग्लिश और मैथ्स समझते थे। मैथ्स तो मुझे आता नहीं था, पर अंकल की वजह से थोड़ा बहुत आने लगा था, और यह पढ़ते भी बहुत अच्छा है। वश अपने चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट लिए, हाँ सही कहा कैंडी, ये पढ़ते तो बहुत अच्छा है। बस पढ़ने वाला उनके हिसाब से चलना चाहिए, जो सही कहा ना प्रोफेसर। वश की बात सुनकर राहत हैरानी से, मतलब क्या तुम इन्हें जानते हो? वश राहत किस बात को सुनकर मुस्कुराते हुए, जानता हूँ, ये तो तुम छोटा सा बोल रही हूँ। बहुत अच्छे से जानता हूँ। क्यों सही करना प्रोफेसर, वैसे मुझे भूल तो नहीं गए हो ना? चलो मैं याद दिला देता हूँ, 8th क्लास मैथ लेक्चर टेरेस। कहते हुए सिंगल सोफे पर एक के ऊपर दूसरा पैर रखकर बैठ जाता है। वही उसकी ऐसी बातों को सुनकर रघुवीर हैरानी से, क्या बात है, मतलब मेरा दोस्त और मेरा दामाद दोनों ही पहले से एक दूसरे को जानते हैं? ये तो हैरानी वाली बात है। वैसे जयदेव पढ़ाई में मेरा दामाद कैसा था, जरा मुझे भी तो पता चले। कहते हुए वह जयदेव की तरफ देखा है, जिसके चेहरे पर हल्की हल्की पसीने की बूंदें थी। उसे देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह जयदेव की तरफ देखकर, लगता है तुझे गर्मी बहुत हो रही है, आज चला दो। जयदेव कुछ का पता उससे पहले ही वश मुस्कुराते हुए, नहीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, नहीं इन्हें आग से एलर्जी है। क्यों सही कहा ना, आज भी बहुत ठंड लगती होगी ना, और आग को देखकर आपको बहुत कुछ यादें ताज़ा होती होगी। कहते हुए गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए खुद से ही, समझ नहीं आया है आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है। पुराने पुराने लोगों से मेरा टकराना हो रहा है। चलो अच्छा है, इसी बहाने कुछ यादें भी ताज़ा हो जाती है मेरी। क्यों सही कहना प्रोफेसर, वैसे आपके चेहरे पर मुझे पसीना दिख रहा है, लग रहा है आपको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहते हुए वह अपने गर्दन को तिरछी करके, कैंडी प्रोफेसर साहब को पानी दो कि नहीं? पानी की ज़रूरत है, तुम देख नहीं रही हो? वैसे भी उनका बीपी बहुत लो रहता है, कुछ हो गया तो? कहते हुए वह अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाकर राहत को जाने का इशारा कर देता है, और फिर जयदेव की तरफ देखा है, जिसके चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ चुका था। रुको सभी लोग, कहीं जाओ मत। ये तक स्टोरी सुन लिए हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।